तो कक्षा 7 का कृषि विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे मृदा जल। मृदा जल क्या है? तो प्रकृति में पाए जाने वाला जो जल होता है वो रंगहीन, गंधहीन और पारदर्शी होता है। हम लोग जानते हैं कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं और लहलहाती फसलें जो हम देखते हैं, अगर पानी इनको न मिले तो ये पौधे सूख जाएंगे। इस तरह मनुष्य और पशुओं का जीवन भी पानी के बिना संभव नहीं है। बिना पानी के कोई भी जीव, चाहे वो वनस्पति हो चाहे जंतु हो, इनका जीवन पानी के अभाव में संभव नहीं है। इससे स्पष्ट है कि जल का पेड़ पौधों, पशुओं और हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। यह जो कहावत है यह स्पष्ट करती है कि जल के अभाव में जीवन संभव नहीं है, चाहे वह जंतु का हो चाहे वो वनस्पतियों का हो। बिना जल के अभाव में जीवन बिल्कुल संभव नहीं है। प्रकृति में जो जल है यह पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और वायुमंडल में निरंतर ठोस, द्रव और गैस के रूप में विद्यमान रहता है। ठोस के रूप में जैसे हम देखते हैं बर्फ है, द्रव के रूप में जल यानी पानी, और गैस के रूप में जो वाष्प होती है ये वाष्प, जल वाष्प। तो यह 3 रूपों में जल प्रकृति में विद्यमान रहता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये प्रवाहित होता रहता है, बहता रहता है और एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है। जैसे जल से वाष्प के रूप में बदलता है, गैस बनता है, जल से बर्फ के रूप में बदल जाता है, बर्फ बनता है। अब जल के बारे में हमने जाना, तो ये मृदा जल क्या है? तो मृदा जल के रूप में हम कह सकते हैं कि मिट्टी या मृदा में पाए जाने वाले जल को ही हम मृदा जल कहते हैं। मृदा में या मिट्टी में जो जल विद्यमान है, जैसे हम देखते हैं ना, कभी कभी मिट्टी गीली होती है, जब हम उसको उठाते हैं तो उसकी गोली सी बन जाती है। तो यह जल के कारण गोली बनती है, गिलापन होता है। अगर गिलापन न हो, उसमें जल न हो मृदा में, तो वह बिल्कुल रेत के कणों की तरह छिटक जाएगी, हाथ से फिसल जाएगी, उसकी गोली नहीं बनेगी। जो जल है यह पौधों का एक मुख्य भाग है, क्योंकि हम यह जानते हैं कि पौधों का 80% से लेकर के 99% तक भाग जल से ही बना होता है। साथ ही साथ जल एक अच्छा घोलक होता है। मृदा में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, ये सब जल में घुलकर ही पौधों को प्राप्त होते हैं। पौधों के आवश्यक पोषक तत्व जल में घुलते हैं। घुलने के बाद पौधे अपनी जड़ों द्वारा उस जल को जब ग्रहण करते हैं तो जल के साथ ही घोल के रूप में पोषक तत्व भी पौधों के अंदर चले जाते हैं। फिर इन पौधों के द्वारा ही, इस जल के द्वारा ही पौधे के शेष भागों में जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता होती है उसका वहन भी उसका जल के माध्यम से ही होता है। जल में ही घुल करके पौधे के शेष अंगों में भी ये पहुँचते हैं। इसके साथ ही सूक्ष्म जीवों और पेड़ पौधों की वृद्धि, जैव पदार्थ का सड़ना,
तथा और भी जो पौधों के अंदर जैविक और रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन समस्त क्रियाओं के लिए जल अत्यंत ही आवश्यक होता है। जल के अभाव में पौधों के अंदर होने वाले रासायनिक, भौतिक और जैविक जो क्रियाएं हैं ये नहीं हो पाती। विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि प्रकृति में जल कभी नष्ट नहीं होता है, इसका रूप बदलता रहता है। यह एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। वास्तव में जो महासागर का जल है, जो जल का एक बहुत बड़ा स्रोत है, महासागर का जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है, बादल बनता है, और यह बादल वर्षा के रूप में, हिमपात के रूप में पृथ्वी को प्राप्त होता है। जल के इस प्रकार ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में परिवर्तन को हम जल चक्र कहते हैं, और जल चक्र के अध्ययन को हम जल विज्ञान या हाइड्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये तो हमने जाना जल के विषय में, जल चक्र के विषय में। अब मृदा में जल के प्रकार, मृदा में जल कितने प्रकार का होता है? तो मुख्य रूप से मृदा के अंदर जल 3 रूपों में पाया जाता है: गुरुत्वीय जल, केशिका जल और आर्द्रता ग्राही जल। तो गुरुत्वीय जल को जानने के लिए हम क्रियाकलाप एक करेंगे। जैविक पदार्थ युक्त मिट्टी से भरा एक गमला लेंगे। एक गमला लिया और गमले में नीचे जल निकालने के लिए एक छेद, अमूमन छेद होता भी है गमले में नीचे, एक छेद अगर नहीं है तो छेद बनाते हैं या बना लेंगे। वैसे ज़्यादातर गमलों में छेद होता है। गमले को ऊपर तक जल से भर देंगे। मिट्टी भरा और मिट्टी के बाद गमले को जल से भर देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गमले का पूरा जल छेद के रास्ते से, जो नीचे छेद बना हुआ है उसके रास्ते से वो बाहर निकल जाता है। अब क्या आप बता सकते हैं कि यह जो जल है वह क्यों बाहर निकला? तो हम जानते हैं मिट्टी के अंदर रंध्रावकाश होता है। बताया ऊपर जब मृदा विन्यास पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि मृदा कणों के बीच में कुछ जगह खाली बचती है जिसको रंध्रावकाश कहते हैं। तो मिट्टी में जो रंध्रावकाश होता है उसमें पानी भरने के बाद जो अतिरिक्त जल बचता है, उस जल को रोकने की शक्ति मृदा के अंदर नहीं होती है, और वह अतिरिक्त जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ बह जाता है। अतः पौधों के लिए वह जल अप्राप्य होता है। पौधे उसी जल को प्राप्त करते हैं जो मृदा कणों के बीच रुका रहता है रंध्रावकाशों में। जो जल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ बह जाता है उसे हम गुरुत्वीय जल कहते हैं। इस प्रकार वर्षा, सिंचाई के बाद जो जल मृदा के नीचे चला जाता है और मिट्टी के कणों के बीच रंध्रावकाशों में नहीं रुक पाता, उसको हम गुरुत्वीय जल कहते हैं। और यह जल पौधों के लिए उपयोगी नहीं है, पौधे इसका उपयोग नहीं कर सकते। दूसरे प्रकार का जो जल होता है वह है केशिका जल। जैसा कि गमले का उदाहरण हमने लिया, गमले में पानी का अवलोकन किया। गमले में जितना पानी रुक जाता है वह कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उस स्थान में यह जल रुकता है। यह जल जो केशिका नलियां होती हैं मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर, उन केशिका नलियों में यह जल केशिका तनाव के कारण भरा रहता है। यह जल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे नहीं जा पाता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध केशीय तनाव के कारण मृदा के रंध्रावकाशों में रुका रहता है। केशिका नलिकाएं कणों के बीच बहुत पतली पतली, मृदा कणों के बीच बहुत पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो प्रायः ऊपर से लेकर नीचे तक मृदा की परत के समानांतर ऊपर से लेकर नीचे तक रहती हैं।
गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध पर्याप्त जल मृदा के रंध्रावकाशों में रुका रहता है। इसको हम केशिका या केशीय जल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के जल में पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो उसमें घुले रहते हैं। यह जल विलयन के रूप में पौधों को सुगमता से प्राप्त होता है। पौधे अपनी जड़ों द्वारा इस जल को प्राप्त करते हैं, इसलिए यह जो जल होता है यह पौधों के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। अब एक तीसरा जल होता है, उसको हम कहते हैं आर्द्रता ग्राही जल। इसके लिए हम एक और क्रियाकलाप करेंगे। एक कपड़ा लेकर उसको हम पानी में डुबाते हैं। पानी में पूरी तरह कपड़े को, सूती कपड़ा लें, उसको क्या करें, पानी में पूरी तरह डुबा करके उसको खोलें। फिर कपड़े को निकाल करके उसको अच्छी प्रकार से निचोड़ते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं और फिर धूप में सुखाने के लिए डाल देते हैं। थोड़ी देर में, कम से कम 30 मिनट बाद, फिर कपड़े को हम उठा करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि कपड़ा जो है वो पूरी तरह सूखा हुआ नहीं। फिर भी आप कपड़े से को अगर निचोड़ें तो उसमें से एक बूंद पानी आप नहीं निकाल सकते हैं, जल निकलता नहीं है। अब आप बता सकते हैं कि यह जल क्यों नहीं निकला है? इस जल को निकलना चाहिए। तो यह जल जो है वो कपड़ों के धागों के बीच में चिपका हुआ है और पूरी शक्ति के साथ चिपका है। यह जो जल धागे से पहली परत के रूप में चिपका हुआ है, यह आसंजन बल के कारण चिपका रहता है। इसी तरह मिट्टी में भी कुछ जल रहता है, लेकिन वह मृदा कणों के मध्य में इतनी मजबूती के साथ चिपका रहता है और पतली परत के रूप में जकड़ा रहता है कि पौधे उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का जो जल मृदा में रहता है उसको हम आर्द्रता ग्राही जल कहते हैं। अतः सिंचाई द्वारा जो जल फसलों को दिया जाता है उसका बहुत सा भाग पौधों को प्राप्त होता है और अधिकांश भाग जो होता है वो वाष्पन द्वारा, रिसन के द्वारा चला जाता है या गुरुत्वीय एवं आर्द्रता ग्राही जल के रूप में वह पौधों को अप्राप्त होता है। इस प्रकार अप्राप्त जो जल होता है उसको कहते हैं आर्द्रता ग्राही जल। मृदा जल का भूमि में संरक्षण कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि हमको जो जल प्राप्त होता है वो विशेषतः सर्वाधिक जल वर्षा के द्वारा प्राप्त होता है। फसलों की अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक है कि मृदा में जल का संरक्षण किया जाए, जल को मृदा के अंदर सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि पौधों की वृद्धि के लिए जल का निरंतर उपलब्ध रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जल के अभाव में पौधे सूख जाते हैं। तो मृदा में जल को संरक्षित करने की अनेक विधियां हैं, तो उसको हम क्रम से एक एक विधि को पढ़ेंगे। पहली विधि है जुताई, गुड़ाई और निराई करके मृदा के अंदर जल को हम संरक्षित कर सकते हैं। तो इसके लिए खेतों की जुताई और निराई गुड़ाई करके मृदा में जो केश नलिकाएं होती हैं उनको तोड़ देते हैं ऊपर की तरफ, एवं नीचे एक ऐसी परत बन जाती है जिससे नीचे का जो जल है वो भूमि की ऊपरी सतह तक नहीं आ पाता है, क्योंकि केश नलिकाएं ऊपर टूटी रहती हैं। इस प्रकार जल को मृदा के अंदर संरक्षित कर सकते हैं। दूसरा है जुताई के बाद पाटा लगाना। हम खेत की जुताई करते हैं, तो जुताई करने के बाद भूमि में पाटा लगाने से भूमि के ऊपर एक कड़ी परत बन जाती है और कड़ी परत बनने के कारण मृदा से वाष्प के रूप में जल की हानि नहीं हो पाती है। इस प्रकार मृदा में जल का संरक्षण हो जाता है। तीसरा है जैविक खादों का अधिकाधिक प्रयोग। जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, इसका प्रयोग करके हम मृदा में जल को सुरक्षित रूप से बचा सकते हैं। खेतों में जब हम जैविक खादों का प्रयोग करते हैं तो मृदा में की जो जल धारण करने की शक्ति होती है वो बढ़ जाती है, जिससे मृदा में पानी
मृदा में पानी अधिक समय तक रुकता है। इस प्रकार जिस मिट्टी में जैविक पदार्थ जितना अधिक रहता है उसमें जल धारण की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। और चौथा है कृत्रिम बिछावन या पलवार या मल्चिंग के द्वारा। मल्चिंग का अर्थ है मृदा के ऊपरी सतह पर को ढकना या मृदा केशिका नलिकाओं को तोड़ करके मल्च बनाना। जैसे ऊपर बताया निकाई गुड़ाई करके, तो निकाई गुड़ाई में क्या करते हैं, केश नलिकाओं को तोड़ देते हैं, उससे ऊपर एक परत बन जाती है और नीचे का जल ऊपर नहीं आता। या मृदा के ऊपर घास फूस बिछा देते हैं। तो जब मल्चिंग का हम प्रयोग करते हैं तो सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधे भूमि के ऊपर नहीं पड़ता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वाष्पीकरण की क्रिया कम हो जाती है और जल का संरक्षण हो जाता है। मल्चिंग के रूप में हम धान का पुआल, ज्वार, बाजरा, अरहर या अन्य जो फसलें होती हैं उनके डंठलों का प्रयोग मल्चिंग के ऊपर रूप में कर सकते हैं। इसको भूमि के ऊपरी परत पर बिछा देते हैं। पांचवा है फसल चक्र अपनाकर भूमि के अंदर जल का संरक्षण। पतली और कम चौड़ी पत्ती वाले जो फसलें होती हैं उनका वाष्पोत्सर्जन दर चौड़ी पत्ती वाले और मुलायम जो पत्तियां होती हैं जिन फसलों की उनसे कम होती है। फसल चक्र में हमको ऐसी फसलों का प्रयोग करना चाहिए जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है और उनकी जड़ें कम फैलती हैं, जैसे सनई, मूंग, चना और मटर। इन फसलों का प्रयोग करके हम भूमि के अंदर जल संरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा खेत जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल को नष्ट होने से बचाने के लिए भी हमको उपाय करना पड़ता है, क्योंकि वर्षा पूरे वर्ष समान रूप से नहीं होती है। वर्ष के कुछ महीनों में ही वर्षा होती है। तो घनघोर वर्षा के बाद भी भूमि पर पानी ठहरता नहीं है। यह पानी जाता कहाँ है? तो वास्तव में यह जो वर्षा का जल है यह अधिकांशतया बह करके छोटी नालियों, बड़े नालों से होता हुआ तालाबों, पोखरों और नदियों में चला जाता है। कुछ ही भाग वर्षा का रिस करके भूमि के अंदर जा पाता है, जिसका उपयोग वनस्पतियां या हम अपने लिए करते हैं। इसलिए वर्षा के जल को नष्ट होने से बचाने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए और वो उपाय हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो पहला उपाय है खेत को समतल और खेत की मेड़बंदी। तो खेत को जब समतल हम कर देते हैं तो वर्षा का पानी होता है उसका अपवाह नहीं हो पाता। अगर खेत ऊंचा नीचा है, ढलान है उसमें, तो उसमें वर्षा का पानी जैसे होता है, वर्षा जैसे होती है, पानी धीरे से तेजी से निकल जाता है। तो क्या करते हैं, खेत को समतल कर लेते हैं और खेत को समतल करके उसके चारों तरफ मेड़बंदी कर देते हैं, मेड़ बना देते हैं। तो जल का पानी, वर्षा का जो पानी होता है वह इस मेड़ के कारण खेत में रुक जाता है और फिर वह धीरे धीरे इन्फ्लेट करके मृदा के अंदर चला जाता है। पानी अगर अधिक हो जाए तो फिर उसको धीरे धीरे जल निकास के जरिए पानी को धीरे धीरे खेत से बाहर निकालते हैं। दूसरा है खेत की गहरी जुताई करना। तो गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जुताई करने से भूमि के अंदर जल का अवशोषण बढ़ जाता है, क्योंकि जब मई जून में हम उसकी गहरी जुताई कर देते हैं और 15 जून के बाद बरसात प्रारंभ होती है तो जो वर्षा का पानी होता है खेत में कूण बनने के कारण, कूण हो जाने की, जुताई करते हैं तो कूण बन जाती है, कारण पानी का अवधावन नहीं हो पाता, तेज रफ्तार से नहीं बह पाता है और पानी रुका रहता है और रुक करके मृदा के अंदर धीरे धीरे चला जाता है और मृदा में उसको अंदर जाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, जिससे मृदा जल का ह्रास कम होता है और वर्षा का जल अधिकाधिक मृदा के अंदर चला जाता है।
इसके अलावा छोटे छोटे बांधों का निर्माण करते हैं। तो ढालू भूमि पर वर्षा के जल को रोकने के लिए निचले भागों में छोटे छोटे बांध बना देते हैं। वर्षा के जल को बहने से इस बांधों के द्वारा रोका जा सकता है। इन बांधों में रुके हुए जल का उपयोग हम बाद में सिंचाई के रूप में करके बढ़िया फसल उत्पादन ले सकते हैं। पांचवा है वृक्षारोपण करना। अधिक से अधिक वृक्ष और घास लगाकर वर्षा के जल को तीव्र गति से बहने से रोका जा सकता है। खाली भूमि पर जितनी तीव्रता से जल बहता है, अगर पेड़ पौधे लगे हों, पेड़ लगे हों, वृक्ष लगे हों, घासें लगी हों, तो उसमें वर्षा की जल की गति रुक जाती है और उसको समय मिलता है और मृदा के आंतरिक सतहों में रिस करके पहुंच जाता है। इसके अलावा वनों में वृक्षों के नीचे बीच खाली जगह में तथा कम प्रकाश में उगने वाले फसलों को उगा करके भी वर्षा के जल को हम नष्ट होने से बचा सकते हैं। छठवां है वर्षा के जल को झीलों, तालाबों और पोखरों की सफाई करके और पर्याप्त गहराई बना करके इकट्ठा करना। तो वर्षा होने से पहले हमको क्या करना चाहिए? जलाशयों की सफाई कर देनी चाहिए, क्योंकि सिल्ट जमने के कारण तालाब उथले हो जाते हैं, जलाशय उथले हो जाते हैं, तो अंदर से सिल्ट निकाल देते हैं। साथ ही साथ तालाबों में जो उगे हुए खरपतवार हैं, साथ ही जो अन्य गंदगी है जो बह करके इधर उधर से आ जाती है, उसको बाहर निकाल के पोखरों को साफ कर लेते हैं, झीलों को साफ करते हैं, जिससे वर्षा का जो जल होता है वो अधिक से अधिक मात्रा में इन तालाबों, पोखरों, गड्ढों और झीलों में एकत्र हो जाता है। और आवश्यकता जब पड़ती है सिंचाई की, उस समय इस जल का प्रयोग हम फसलों की सिंचाई के लिए कर सकते हैं। इस संबंध में एक कहावत भी प्रचलित है, जैसे वर्षा के जल का संचय भरे रहे सब ताल, न रहे न पड़े अकाल। अगर वर्षा के जल का संचय हम तालाबों में करें और तालाब पूरे वर्ष भरे रहें, तो इससे न सूखा पड़ेगा और न ही अकाल पड़ेगा। वर्षा के जल को नष्ट होने से बचाना अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए एक विधि और अपनाते हैं, छत जल यानी रूफ टॉप जल, यानी छत के जल का संचय। तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा के जल को नष्ट होने से बचाने के लिए एक ऐसी विधि है जिसमें मकानों की छतों से गिरने वाले पानी को मकान के पास ही गड्ढे बनाकर एकत्र कर लेते हैं, जिसका उपयोग हम बाद में घरेलू कार्यों और बागवानी के लिए करते हैं। इस तरह की विधि का उपयोग ज़्यादातर राजस्थान, गुजरात आदि प्रांतों में करते हैं। ये हमारा 7th कृषि का दूसरा पहला अध्याय समाप्त होता है। शेष प्रश्नावलियों के बारे में हम अलग से फिर पढ़ेंगे।